अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदर की ख़बर के साथ मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। बहुत शुक्रिया आज भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल आपके सामने है, अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। मार्केट्स में उतार चढ़ाव हो रहा है, लोग जो हैं वो परेशान घूम रहे हैं कि आने वाले दिनों में होगा क्या। फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनको अगर सुनने के लिए लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मोबाइल एक्सेस के ज़रिए जो है वो न्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे जहाँ भी चले जाएंगे आपको यही नज़र आ रहा होगा कि जी आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। लोगों को खाने का मसला हो जाएगा, लोगों को पीने का मसला हो जाएगा, हर चीज़ जो है वो इस दुनिया से पता नहीं, शायद उनको प्रेडिक्शन जो है वो अच्छी लगती है, लोगों को जो है वो फर्स्ट क्रिएट करके लोगों में बेचैनी क्रिएट करके। लेकिन इसी बेचैनी को तोड़ने के लिए कि आखिर ये मार्केट्स में उतार चढ़ाव हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और इसके आने वाले दिनों पे क्या असरात होंगे, हमने आज प्रोग्राम में मदु किया है जनाब सबा इखलाक ख़ान साहिबा को, जो कि मार्केट एंड रिसर्च एनालिस्ट हैं। वो हमें बताएंगी कि ये सारा जो सब कुछ जो चल रहा है मार्केट में, जो कुछ भी हो रहा है, जो स्टॉक मार्केट्स में कभी उतार देखने में आ रहा है, कभी चढ़ाव देखने में आ रहा है, सब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाते जाते जो एकदम से नीचे जो ग्राफ ऊपर नीचे होने लग जाता है, इस सब की क्या वजूहात हैं और ये स्टेबिलिटी जो है वो कब दोबारा से कायम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सबा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा साहिबा, सूरत हाल ये है कि मुसलसल जब से ये ईरान का, स्पेशली नॉट ओनली ईरान का ही अगर हम बात करें, इससे पहले जब वो रशियन यूक्रेन वाला मसला हुआ था उस वक्त भी जो है फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हुई थी। अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आना शुरू ही हुई थी कि ये ईरान और अमेरिका इसराइल वाला मसला जो है ये खड़ा हो गया, जिसकी वजह से हमने एक चीज़ देखी कि स्टॉक मार्केट जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएशन नज़र आई। मैम, आप एक्सपर्ट हैं, आप हमें बताइएगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसमें कुछ बेहतरी कब तक आएगी, कैसे आएगी, हमें गाइड कीजिएगा। देखिए मुज़म्मिल, स्टॉक मार्केट एक रिफ्लेक्शन होता है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट का, इन्वेस्टर सेंटीमेंट का, उनके कॉन्फिडेंस का। और जिस तरह से आपने बात की कि स्टेबिलिटी आने लगी थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक अच्छी मूव देखी, स्टेबिलिटी आई। जनवरी में हम ऑल टाइम हाई तक गए। 26 जनवरी को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया 191 के पर। और वहां से हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी, क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थे, कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे थे, कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ से मार्केट अगले 6 महीने जो हम देख रहे थे जून 26 तक 2 लाख से 2.25 लाख तक चली जाएगी। ठीक है। तो होपफुल थे इन्वेस्टर्स, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ रही थी। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो इस दफा हमने स्टॉक मार्केट में देखी है पिछले 1-1.5 साल में, नया इन्वेस्टर मार्केट में आया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत एक एनकरेजिंग साइन था। लेकिन फिर बॉर्डर टेंशन स्टार्ट हो गई, आपको पता है, अफगानिस्तान के साथ। वहां से मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन लेना स्टार्ट की और उसके बाद से ईरान यूएस के वॉर थ्रेट्स आने लग गए। तो वहां से करेक्शन स्टार्ट हुई है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वहां ब्रेक हो गया। बीच में हमने बहुत पैनिक सेलिंग देखी है, स्पेशली जब वॉर स्टार्ट हो गई। और अगर मैं आपको बताऊं, 9 मार्च 26 को जी मार्केट ने लो लगाया है 144,000 का। अच्छा। और इसकी हाइट से अगर हम देखें, जो पीक पे मार्केट गई थी वहां से 25% का ये डिक्लाइन था, 47,000 पॉइंट्स मार्केट से निकल गए। तो एक बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से पीस टॉक स्टार्ट हुई है, मार्केट में पोटेंशियल है, मार्केट में इन्वेस्टर काम करना चाहता है। और प्राइसेस इतनी नीचे आ गई थी कि बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे थी, सपोर्ट लेवल्स पे थी टेक्निकली, और फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग थे। फंडामेंटल्स को तो कुछ नहीं हुआ था इन हालात की वजह से। तो वहां पे इन्वेस्टर्स ने मार्केट में दोबारा से एंट्री ली है। ठीक है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं, अपने जो पहले का पोर्टफोलियो था उसको एवरेज भी किया है। तो हमने अच्छी मूवमेंट देखी है, विद वॉल्यूम देखी है, मेजर जंप्स भी देखी हैं मार्केट में, जिस तरह से ये पी स्टॉक्स चली हैं। लेकिन फिर अब इस टाइम पे जो सिचुएशन आ गई है, सब वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छी प्रोग्रेस हमें नजर आए, पी स्टॉक सक्सेसफुली हो जाए, पीसफुली हो जाए, तो हम इसको मार्केट को बहुत अच्छा आगे देख सकते हैं। इन्वेस्टर इस वक्त कंफ्यूज्ड है, कॉशियस अप्रोच के साथ है, मार्केट में ज्यादा काम नहीं हो रहा। इसी वजह से अब आपको मार्केट ऐसे जिगजैग नजर आ रही है, एक दिन प्लस है, एक दिन माइनस है। सब लोग वेट पे हैं कि किस तरह से हालात बेहतर होंगे और मार्केट में दोबारा से एंटर हुआ जाए।
ओके। अच्छा, आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि मार्केट नीचे, ये तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो मार्केट का, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहे कि जो कि बेहतर रहे, उनको इतना इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ को ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्या इस तरह की भी सिचुएशन रही, या ओवरऑल ही सबके ऊपर ही जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आया? नहीं, इम्पैक्ट तो ओवरऑल था। इम्पैक्ट तो ओवरऑल आया है, और बल्कि जैसे आपको मैंने बताया कि 25% पीएसएक्स डाउन हुई है। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 30 टू 45% तक उनमें ओके। डिक्लाइन आया है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा डिक्लाइन कम होगा, 15 टू 20% होगा, लेकिन इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड था। आप ये ठीक। नहीं कह सकते कि किसी स्टॉक ने नहीं लिया, क्योंकि ओवरऑल एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, आपकी इकोनॉमी सफर कर रही है, तो प्रॉब्लम तो सारे स्टॉक्स में आएगा। राइट। ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट ही नेगेटिव चल रहा है। अच्छा, सबा साहिबा, एक चीज़ जी। और है, अगर हम गौर करें तो जो यूएई की, दुबई की जो मार्केट है, उसमें से इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होकर और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खींचना शुरू कर दिया, तो क्या उसका फ़ायदा पाकिस्तान को किसी तरह से हो सकता है इस रनिंग सिचुएशन में? देखिए, इन्वेस्टमेंट शिफ्ट्स होती हैं, जी। ये तो ओवरऑल ये सारी दुनिया में होता है। जो एरिया क्राइसिस में होता है वहां से इन्वेस्टर निकल जाता है, इन्वेस्टर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाता है। लेकिन अभी तो इस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान को फौरन कोई फायदा हो जाएगा। हाँ, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में हो सकता है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट को लॉस हुआ है उनको रिकवर होते होते 2 से 5 साल लग जाएंगे। ओके। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज, बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान को बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा, जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे पीस टॉक नहीं हो जाती, कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाता। अभी सारी इकोनॉमी ओवरऑल दुनिया की प्रॉब्लम में रहेगी। राइट। तो सबा साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसे हम बबल का नाम दे सकते हैं, या फिर ये कॉन्क्रीट एक सॉलिड इफेक्ट है जो कि मार्केट को जो है लंबे अरसे तक डिस्टर्ब कर सकता है? देखिए, ये तो इफेक्ट करेगा, बबल तो आप इसको नहीं कह सकते। ये तो इफेक्ट कर रहा है, ये तो बिल्कुल नेचुरल है। सारी मार्केट्स इफेक्ट हुई हैं। अब आप अगर ऑयल मार्केट को देख जी। लीजिए, ऑयल मार्केट जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है 55% प्राइसेस में गेन आया है। सही। ब्रेंट ऑयल को आप देखें, $120 का उसने हाई लगाया। सही। तो ये सब कुछ तो मार्केट की शिफ्ट है। आप देख लें, कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर ने परफॉर्म नहीं किया, स्टॉक्स नीचे आ गए, क्रूड की तरफ इन्वेस्टर शिफ्ट हो गया, और प्राइसेस में ऑब्वियसली हमारे पास ऑयल सप्लाई का इशू था, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर आई हैं। तो ये तो इस तरह से रहेगा। और अगर हम अगर इस पे ऑयल प्राइसेस पे और हम डिटेल से बात कर लें, तो जिस तरह से डिस्टर्ब हुई है सप्लाई दुनिया में, ठीक है। अगर हम उसको देखें, जितना वॉर से लेके आज तक हमारे पास पूरी दुनिया को जो इस वक्त लॉस हुआ है, 500 मिलियन बैरल्स का ऑयल सप्लाई का लॉस है। $50 बिलियन का लॉस आया है वर्ल्ड इकोनॉमी को इस ऑयल सप्लाई के डिस्टर्ब होने की वजह सही। से। तो ये लॉसेस इतनी जल्दी कवर नहीं होते। और अगर हम इस तरह से देखें कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, उनकी जो ऑयल सप्लाई थी, जी। उसमें 9 मिलियन बैरल्स पर डे का डिक्लाइन आया। ओके। तो इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, और ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से अगर हम अब पाकिस्तान को देखते हैं, हमारी इकोनॉमी जो इतनी डिपेंडेंट है इंपोर्टेड ऑयल पे, हम 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं अपनी जरूरत का। जी। तो उसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस कितनी हाई हुई हैं। एलएनजी का इशू पाकिस्तान के साथ आया है, एलएनजी के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं हम। अब हम्म। एलएनजी की सप्लाई नहीं आ रही पाकिस्तान में, और ये क्रूड की वजह से अब आपने देखा है पिछले 1-1.5 महीने से हमारे पास पावर प्राइसेस बढ़ता जा रहा है, सही है। गैस शॉर्टेजेस बढ़ती जा रही हैं। उसकी ठीक। वजह से हमारी इंडस्ट्री सफर कर रही है। ओके। इंडस्ट्री रात को शिफ्ट नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकते। अब जो आज की खबर है ब्लूमबर्ग की, जी। जी। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड स्पॉट मार्केट में जा रहा है, स्पॉट सही। एलएनजी मार्केट में जा रहा है, जबकि हम लोग कतर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में थे और हम कतर से ही इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सही अब है। उसमें और एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि अगर हम फ्यूल यहाँ पे एक्सपेंसिव फ्यूल लेते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ेंगी। सबसे बड़ा प्रेशर हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे आएगा। सही है। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। ठीक है। उसके साथ फिर हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। इंडस्ट्री लेवल पे देखें, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हाई हो रही है। अब इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से जितना भी इंडस्ट्री में कॉस्ट इंक्रीज होगी, वो सारा पास ऑन हो जाएगा कंज्यूमर। ठीक है। तो ठीक है। टॉप टू बॉटम इफेक्ट हो रहे हैं इन हालात की वजह से।
तो जब तक हालात कुछ बेहतर नहीं होते, सारी दुनिया की इकोनॉमी सफर करेगी। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारी दुनिया की आपने बात की है, तो कौन कौन से मुल्कों की इकॉनमी, ममालिक की जो अगर मार्केट्स की हम बात करें, क्योंकि आप ओवरऑल सभी मार्केट्स में नज़र रखती हैं, उनकी रिसर्च करती हैं, और काफ़ी डिटेल्ड हमारी जब भी आपसे बात हुई है तो आप एनालिसिस हम तक पहुंचाती हैं, तो आज हमारे नाजरीन को भी बताइएगा कि कौन कौन से जो मार्केट्स हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, किसको कम हुआ है, और अगर किसी को कम हुआ है तो उन्होंने क्या ऐसी पॉलिसीज़ या क्या वजूहात रहीं कि जिसकी वजह से उनकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको ज़्यादा इसने इफ़ेक्ट नहीं किया। देखिए, इफेक्ट तो सबको हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको ये नहीं कह सकती कि एक मार्केट को नहीं हुआ। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में भी एलएनजी सप्लाई की वजह से, गैस शॉर्टेजेस की वजह से बहुत क्राइसिस है। ठीक है। उसके बाद आप पाकिस्तान की बात कर लें, यहाँ तो हम ज़ाहिर है देख ही रहे हैं। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की बात कर लें, उनका एक ह्यूज लॉस है। ओके। इवन आपने अभी देखा होगा कि आईएमएफ ने जो जीडीपी की प्रोडक्शन सारी प्रोजेक्शंस दी हैं, जी। अब इसमें आने वाले टाइम में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो आईएमएफ ने फोरकास्ट की है, वो 3.1% पे की है, जबकि पहले 3.3% की एक फोरकास्टिंग थी ठीक है। 26 के लिए। और 25 में हम देखें तो 3.4% जीडीपी ग्रोथ थी पूरी दुनिया की। ओके। ये डाउनग्रेड की है, हर कंट्री की डाउनग्रेड हुई है, इवन यूएस की भी हुई है, चाइना की भी हुई है। और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन ठीक नहीं होती, ठीक है। वॉर बढ़ जाती है, एक वर्स्ट सिनेरियो में आपकी ये जीडीपी ग्रोथ जो है ये 2.5 से 2% तक आ सकती है। ओके। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो दुनिया एक दफा फिर रिसेशन की तरफ चली जाएगी। और रिसेशन में आपको पता है इंडस्ट्री स्लो डाउन होता है, ट्रेड टेंशंस होती हैं, इम्बैलेंसेस होते हैं, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आएगा। तो हम जब तक ये मसला सॉल्व नहीं हो जाता, हम ये नहीं कह सकते कि कोई मार्केट अच्छी है, कोई बुरी है, या कोई कंट्री प्रोग्रेस करेगी, कोई नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सबसे जरूरी है कि यहाँ निगोशिएशंस हुई जाएं और यहाँ पे पीस टॉक हो। ठीक है। पहले तो मैं आपसे इसी बात पे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैम, कि अगर तो फौरी तौर पे लेट्स सपोज विद इन दिस वीक जो है कोई इनकी जो है वो पीस टॉक जो है सक्सेसफुल रहती हैं और इनका कोई मुआहदा हो जाता है, तो दोबारा स्टेबिलिटी आने में कितना टाइम लगेगा ओवरऑल? देखिए, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है कि कतर एलएनजी प्रोडक्शन की सबसे बड़ी फैसिलिटी उनके पास है। ठीक है। उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस आया है, उसकी रिकवरी में उनको 5 साल लगेंगे। अगर मजीद कोई लॉस नहीं आता तो यहाँ से अब तक उनको 5 साल लगेंगे, और हर साल उनके रेवेन्यू में $20 बिलियन का लॉस होगा। ये इसको ओके। कॉस्ट करेगा। ये तो सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल है। अगर हम कहते हैं कि आज की डेट में या इस एक हफ्ते में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाती है, ट्रैफिक रिज्यूम हो जाती है उस पे, और फुल कैपेसिटी पे ऑयल और एलएनजी की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पे भी रिकवरी आने में 1 से 2 साल लगेंगे। ठीक है। क्योंकि लोगों को आदत है, इन्वेस्टर्स देखते हैं कि एक अच्छी खबर आती है तो क्रूड ऑयल $10 गिर गया, $20 गिर गया, 10% नीचे आ गया। वो एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है ठीक है। जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट शो कर रहा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी रिकवरी हो गई यहाँ पे और इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको 3 सिनेरियोज बता सकती हूँ कि मार्केट अगर बिल्कुल ठीक हो जाती है, एलएनजी ऑयल की सप्लाई बिल्कुल पहले की तरह हो जाती है, फिर भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आपको $80 से $100 की रेंज में मिलेंगी अगले 6-7 साल, 6-7 महीने तक। ठीक इतनी है। जल्दी ये रिकवरी नहीं आएगी। इस रेंज में होगी, हो सकता है $90-95 पे जाके कहीं सेटल हो जाए, लेकिन $90-95 भी एक हाई प्राइस है। ठीक है। उस पे भी हमें इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ेगी। फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये एग्रीमेंट प्रोलॉन्ग हो जाता है, अभी एग्रीमेंट होता नहीं है, सॉरी, डिसएग्रीमेंट प्रोलॉन्ग हो जाता है, सही है। उस केस में 110 से लेकर $125 तक ऑयल प्राइसेस जा सकती हैं। ओके। ये रेंज हमारे पास होगी। और अगर कोई सेटलमेंट नहीं होता और दोबारा वॉर की तरफ चले जाते हैं, जी। तो फिर ये प्राइसेस जो हैं आपको $150 to $200 की रेंज में ओके। आपको मिलेगी। तो और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ग्रोथ भी
2.5% से 2% पे जा सकती है ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, और हम दोबारा से रिसेशन में एंटर हो तो सकते ये हैं। सबा साहिबा आपने एक बड़ी जो है ना वो एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है हाईलाइट कर दी है कि अगर इस लेवल पे चली गई ऑयल प्राइसेस तो ये तो वाकई डिज़ास्टर होगा। मतलब वो ऐसे मौके पे क्या समझती हैं आप कि क्या यूएसए को खुद नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि चाइना और यूएसए के पास तो चलें बहुत सारे जो है ऑयल रिजर्व्स हैं। अभी अगर चाइना की अगर बात करें तो कम से कम भी 3 महीने तक उसे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर यूएसए के पास चले जाएं तो उन्होंने वेनेजुएला का ऑयल पे भी जो है वो हाथ रख दिया और अपना भी उनके जो है वो प्रोडक्शन है। तो क्या उनको भी ये इफेक्ट इसी तरह से करेगा जैसे बाकी ममालिक को करेगा? देखिए, वेनेजुएला का जो उनके पास ऑयल है उसको तो वो रिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए तो उनको लाइट क्रूड चाहिए जो उनको ईरान से चाहिए। ठीक है। पहली चीज तो ये है। और बाकी रिजर्व्स आपके पास 3 महीने के हों, आपके पास साल के हों, हम तो बात लॉन्ग टर्म की कर रहे हैं राइट। कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा। जो हम आपको फोरकास्टिंग दे रहे हैं ये हम आपको 26 to 27 की दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर हालात ठीक नहीं होते तो आगे क्या होगा, ओके। इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी। एक आम आदमी का भी सोचें और एक आप नेशनल लेवल पे भी सोचें कि वहां पे क्या हाल होगा। इस वक्त भी पाकिस्तान में जो हम मिडिल ईस्ट से ट्रेड करते थे जी। मार्च के महीने में उसमें 18% का डिक्लाइन आया है। ठीक है। ओवरऑल हम जुलाई से मार्च तक भी देखें तो 5% का डिक्लाइन है सिर्फ इस एक रीजन के साथ। सही है। तो ओवरऑल दुनिया में ट्रेड इसी तरह अपसेट होगी। तो हमें तो अभी बस देखें, बात ये नहीं कि लोगों को ये चीजें पता नहीं है, ये सारी फोरकास्टिंग आ रही है, एनालिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। अब ये तो पॉलिटिकल लीडर्स का काम है कि इस मसले को हल किया जाए ताकि ठीक। दुनिया इतने बुरे हालात की तरफ ना जाए, वरना ठीक हमें है। तो सामने सारी अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है। ओके, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा सबा साहिबा एक चीज़ और भी हमें बताइएगा कि ये जो गोल्ड जी। मार्केट जो है ये जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त तो ये ऊपर ही जाए जा रही थी, लेकिन सडनली इसमें जो है वो उतार मतलब गिरावट आना शुरू हो गई। तो इसके लिए क्या कहती हैं कि ये मज़ीद गिरने वाला है अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही, या इसमें कोई बेहतरी आएगी? तो क्या इसके बारे में आप क्या जो है वो देना बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए, मैंने आपको मेंशन किया था कि इन्वेस्टर शिफ्ट होता है। जी। इसी तरह सबसे पहले जब वॉर शुरू हुई तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस आप सबको बेहतर नजर आई। इन्वेस्टर सेफ हेवन की तरफ जाता है और ये कमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा सेफ हेवन कंसीडर की जाती है। ठीक है। लेकिन जिस तरह क्रूड की प्राइसेस ऊपर जा रही थी वही इन्वेस्टर शिफ्ट हुआ है क्रूड की तरफ। ओके। तो यहाँ प्राइसेस जो हैं इसमें यहाँ पे डिक्लाइन भी आया है, थोड़ी कंसोलिडेशन भी आई है। अब आप देखें गोल्ड जो है वो 4800 के अराउंड है। सिल्वर ने कंसोलिडेट किया है 70 to 80 डॉलर्स के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, आज भी 77 डॉलर्स पे है इस वक्त। तो ये कंसोलिडेशन फेज में है। जब हालात बेहतर होते हैं थोड़े से क्रूड नीचे आएगा, क्रूड जिस तरह मैंने आपको कहा जी। कि थोड़ा सा नीचे आएगा और एक रेंज में वो कंसोलिडेट होता रहेगा। ठीक और है। आप देखिएगा कि क्योंकि फिर गोल्ड और सिल्वर बेहतर होगा। सही। गोल्ड की वैसे भी हम डिस्कशन करते रहते हैं इसमें सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिल्वर की कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है और ठीक है। दुनिया में इस वक्त सिल्वर की शॉर्टेज भी है, सही इंडस्ट्रियल है। पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रही हूं। तो सिल्वर में बहुत पोटेंशियल है, 121 डॉलर्स का इसने हाई लगाया हुआ है। तो ओके। हालात अच्छे होते हैं तो आप गोल्ड एंड सिल्वर को यहाँ से बहुत अच्छा जंप लेते हुए देखेंगे। राइट, तो अभी इस वक्त क्या गाइड करेंगी, कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ हो सकती है इस टाइम पे आज की अगर बात करें हम तो? नहीं, देखें, अभी तक कॉशियस अप्रोच रखें। मैं इन्वेस्टर्स को ये कहूंगी कि पैनिक होकर अपनी पोजीशंस को ऑफलोड ना करें। आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें, तो उसको आप एवरेज कर सकते हैं। जब भी डिप आती है, एक रेड मार्केट होती है, वहां पे अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं एवरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। लेकिन जब तक हालात बेहतर नहीं होते आप एक कॉशियस अप्रोच रखें, क्लैरिटी आ जाए तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, अभी नहीं करें। ठीक है, अभी जो है वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करना जो है वो क्लैरिटी। लेकिन होल्ड करके रखें। मैं पैनिक सेलिंग को नहीं कभी भी उसको एनकरेज करती। आप होल्ड करके रखें, आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो वो होल्डिंग वाला इन्वेस्टर हमेशा सेफ होता है। कमाता वो है स्टॉक मार्केट में या किसी भी और इन्वेस्टमेंट में जिसमें पेशेंस होता है और वो होल्ड करके लगता है। लॉन्ग टर्म में आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स आते ठीक है, सबर का फल हैं। लेकिन मीठा होता है। पैनिक होकर अपनी यहाँ पे सेल ऑफ मत करें, रिटेन करें अभी इसको। ठीक है, अभी होल्ड करें अपने अगर स्टॉक्स आपके पास मौजूद हैं तो। यूरोपीय और खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट्स को आप आने वाले दिनों में कहाँ पे, स्पेशली यूरोप की मार्केट, वो तो इतनी इफेक्ट नहीं हो रही, खलीज का तो आपने हमें बता दिया।
नहीं, एनर्जी क्राइसिस उधर बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया 3 साल के हाई रेट पे एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं। सही। तो इस वक्त सारी दुनिया की मार्केट्स इफेक्ट हो रही हैं। हाँ, अगर आप ये कहें जी S&P बेहतर हो गया, ये सब आजकल मार्केट खबरों पर है। ओके। हमारे पास भी एक पॉजिटिव खबर आती है, आपकी मार्केट कल 10,000 पॉइंट प्लस हो सकती है। राइट। लेकिन आजकल मार्केट सिर्फ और सिर्फ खबरों पे चल रही हैं। टेक्निकल्स कम काम कर रहे हैं, फंडामेंटल्स वहीं पर हैं, फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए। लेकिन खबरें जिस तरह की हैं उसके हिसाब से मार्केट और इन्वेस्टर मूव कर रहे हैं। ओके, तो मैम कोई ऐसी मार्केट्स भी रही इस सारे सिनेरियो में पिछले 40-50 दिन में जो इससे इफेक्ट नहीं हुई, या सभी जो है वो कोई एक आधी कोई भी ऐसी मार्केट हो? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया कैपिटल मार्केट से इफेक्ट हुई है। सही है। और लोग बॉन्ड मार्केट की तरफ जरूर जा रहे हैं, क्योंकि एक और ये एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे, और वो होंगे, क्योंकि अगर दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इवन पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ जाएगा। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग बॉन्ड मार्केट की तरफ जाते हैं। तो बॉन्ड मार्केट बेहतर हो सकती है, लेकिन जिस तरह हमारे हालात बेहतर हो जाए, US ईरान वॉर में कुछ सेटलमेंट नजर आ जाए, तो वापस कैपिटल मार्केट्स को देखेंगे कि यहाँ पे कितनी ग्रोथ आती है। तो मैम सबा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तो अगर जैसा कि अभी आपने कहा कि बॉन्ड मार्केट जो है उसके लिए, उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा कहा जा सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो वो शायद जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो ये मार्केट में पिछले कुछ दिनों से ये खबर भी तो गर्दिश कर रही है कि जो ट्रम्प है इस वक्त अमेरिकन जो बॉन्ड्स हैं उनको स्टेबल करने के लिए, डॉलर्स के बॉन्ड्स जो हैं वो उनको स्टेबल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। खबरें तो बहुत सी चल रही हैं, मार्केट मैनिपुलेट भी हो रही है। ठीक है, मैनिपुलेट किया गया। तो हम इस वक्त किसी एक इंडिविजुअल की बात तो नहीं करेंगे कि उनकी वजह से किस हद तक मैनिपुलेशन है। ठीक है। लेकिन मैंने तो आपको फंडामेंटल्स बताए हैं मार्केट के, कि इन्वेस्टर शिफ्ट किस तरह होता है। जहां उसको अपॉर्चुनिटी नजर आती है, जहां उसको प्रॉफिट्स नजर आते हैं, वो वहां पे शिफ्ट होता है। ओके, तो शायद इसी वजह से ये मार्केट में र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं ताकि इन्वेस्टर जो है उस साइड पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा इखलाक साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। सबा इखलाक खान साहिबा हमारे साथ मौजूद रही, मार्केट एंड रिसर्च एनालिस्ट हैं। आपने हमारा साथ दिया और हमें बड़े अच्छे तरीके से ये जो मार्केट में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है, ये बेहतरी की तरफ जाते हुए अचानक से जो मार्केट है उसको जो ये झटके लग रहे हैं, उस पे आपने जो है हमारे बहुत पॉइंट्स क्लियर किए, बहुत सारे हमें नई बातें भी बताई और समझाया भी उन तमाम लोगों को जो कि स्टॉक होल्ड करके बैठे हुए हैं। उनसे भी उनको भी बताया कि अभी ये वक्त सही नहीं है कि आप यहाँ पे अपने स्टॉक्स को बेचें, लिहाजा आप उनको होल्ड करके रखें। ये उनका एक्सपर्ट एनालिसिस था। तो अगर आप भी कोई स्टॉक होल्ड करके बैठे हुए हैं तो उसको ये पैनिक सेलिंग मत करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो है वो आपको इसका अफसोस उठाना पड़े। हमने तो बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और इसके आलमी स्टॉक मार्केट्स पर असरात। हालिया सूरत हाल में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस तेल की आलमी सप्लाई मुतासिर हुई, जिसके नतीजे में कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया। इसी तनाज़ुर में आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। एशिया में जापान, जनूबी कोरिया और पाकिस्तान की मार्केट्स वाज़िया दबाव का शिकार रही। पाकिस्तान में KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 9 से 10% तक गिर गया। यूरोपीय और खलीजी मार्केट्स भी मंदी का शिकार रही, ताहम अमरीकी स्टॉक मार्केट्स निस्बतन मुस्तहकम देखी गई। दूसरी जानिब तेल और दिफाई शोबे ने इस सूरत हाल में फ़ायदा उठाया, जबकि एयरलाइंस और सियाहत जैसे शोबे शदीद मुतासिर हुए। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों ने गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र महफूज सरमायाकारी का रुख किया, जिसके बायस सोने और अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। आखिर में ये कहा जा सकता है कि ईरान अमरीका कशीदगी ने आलमी मईशियत और स्टॉक मार्केट्स में गैर मामूली उतार चढ़ाव पैदा किया, जिसकी बुनियादी वजह तेल की कीमतों में इजाफा और सरमायाकारों का बढ़ता। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, उससे पहले आपने यकीनन सबा इखलाक खान साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी, जो कि बता रही थी कि मार्केट में जो है वो इस वक्त जो है अनस्टेबिलिटी है, ट्रस्ट जो है वो इन्वेस्टर का वो टूटा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करे। और इस वक्त जो है वो इन्वेस्टर जो भी है
वो यही कोशिश कर रहा है कि नया इन्वेस्टर तो आ रहा है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें निकाल के दूसरी साइड पे, जैसे ऑयल की प्राइसेस अगर जो हैं वो क्रैश करती हैं या गोल्ड या वो ऊपर जाने लगती हैं ऑयल की प्राइसेस, तो एकदम से गोल्ड से या दूसरे स्टॉक से निकाल के जो इन्वेस्टर है वो उस साइड पे जाने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखें तो तेल की आलमी जो सप्लाई है वो मुतासर हो रही है, उसकी वजह से तेल का स्टॉक जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर कीमतों में नुमाया जो है वो इजाफा भी देखने में आ रहा है। और उसके बाद साथ ही साथ अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर जो है वो स्पेशली यूरोप वाली साइड पे वो तो बेस बहुत ज़्यादा जो है वो इस साइड पे करते हैं। ग्रीनलैंड वाला अगर बात कर भी लें तो वो कितना उधर से जो है वो पूरे यूरोप को तो कंप्लीट नहीं जो है उसकी ज़रूरियात तो पूरी नहीं कर सकता। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि खलीज की, तो ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये जो है वो एक बहुत बड़ी सप्लाई जो है वो तमाम दुनिया को पहुंचाया करते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इनका जो रास्ते हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना हुर्मुज़ की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो है वो बाब अल मंदेब के बारे में भी जो है वो इतलात ये हैं कि उसको भी जो है वो पार्शली ब्लॉक कर दिया गया। यानी कि ख़बर ये है कि जो इसराइली जहाज़ हैं सप्लाई के वो वहाँ से नहीं गुजर सकेंगे। अब अगर इसराइल के जहाज़ रोके जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो जो है वो प्रेशर बनाने के लिए बाकी जहाज़ों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी जो है वो सिचुएशन पैदा करेंगे कि बाकियों को भी उसका नुकसान पहुंचे और एक बड़ा प्रेशर बन के जो है वो ईरान पर सामने आए, जिसके बाद जो है शायद जो है ईरान उनके टर्म्स पर जो है वो मुआहदा करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अभी सारी सूरत हाल यही नज़र आ रही है। लेकिन एक और चीज़ जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो आप डेवलपमेंट होती हुई देख रहे थे उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक इफ़ेक्ट आने वाला है, क्योंकि अपना हुर्मुज़ सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ से तेल की सप्लाई नहीं करता था। तेल की सिर्फ 20% ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिक्वायरमेंट है वो 20% यहाँ से गुजरता था। लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें, यूरिया आप देख लें कि इस वक्त जो है वो किसान के पास जो है वो ना ही तो प्रॉपरली जो है वो ऑयल पहुंच रहा है, जिसकी वजह से वो अपने ट्यूबवेल्स या टरबाइंस चलाकर जो है वो पानी फराहम कर सके। फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से बिजली की भी जो है फराहमी वो भी इस हद तक नहीं है कि उससे जो है वो किसी भी तरह से वो मुस्तफ़ीद हो सकें। फिर अगर वो टरबाइंस हुआ करती थी तो उनके लिए डीजल चाहिए होता था, डीजल की ऑलरेडी सिचुएशन आप देख लें। फिर यूरिया जो है वो यूरिया शॉर्ट होने की वजह से उसकी प्राइस हाइक देख लें। तो आने वाले दिनों में खाने पीने की चीज़ें कहाँ पे होंगी, उनका ग्राफ कहाँ पे जाएगा, कीमतें कहाँ पे जाएंगी, इसके हवाले से एक जो है ना बहुत बड़ी इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर फौरी तौर पर ये जंग बंदी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान के गिरदोनवा में या सिर्फ इस खत्ते में ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में नहीं, सिर्फ खलीज ममालिक में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त ये सबसे बड़ी ख़तरे की घंटी है जो कि आने वाले दिनों में आपको किसी भी तरह से जो है वो आप इससे बच नहीं सकेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।